ब्रिटिश काल में बहुत से अधिनियम बने, कानून बने जिनसे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा माना जाता है संवैधानिक इतिहास जो हमारा संविधान बना है ना, उससे पहले जो एक्ट है वही शुरुआत मानी जाती है, जो अंग्रेजों ने एक्ट बनाए थे। तो ब्रिटिश कंपनियों के एक्ट बाद में हमारे संविधान का रूप लेती हैं, और हमें ज़रूरत पड़ी कि हमारा खुद का एक संविधान होना चाहिए, और फिर बनाया गया। ठीक है, तो संवैधानिक इतिहास की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1600 में कंपनी की स्थापना हुई, यहीं से माना जाता है। लेकिन सबसे पहला कानून आया 1773 का, ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हमने कहा कि इस रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ, बताइए इसके बारे में, और ये किसके शासनकाल में आया। हमने कहा उस समय बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है, लिखते जाइए। उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग थे बंगाल के गवर्नर। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया इन्हीं के समय में, पूरा लिख लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो उच्चतम न्यायालय जिसे कहते हैं, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, क्लियर, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, और इसी को कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, कहाँ हुई थी ये? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, कोलकाता में। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? मुख्य न्यायाधीश, हमने कहा मुख्य न्यायाधीश जो हुए एलिजाह एम्पे, लिख लीजिए एलिजाह एम्पे हुए। और अन्य न्यायाधीश हुए, 3 अन्य न्यायाधीश हुए, ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश। वो 3 अन्य न्यायाधीश कौन हुए? हमने कहा पहला, बताइए, हाइड, दूसरे चैम्बर, तीसरे लेमेस्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 अन्य न्यायाधीश थे, और मुख्य न्यायाधीश एलिजाह एम्पे थे। ठीक है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट की बात है। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, और उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ हुई थी? कोलकाता में। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। ठीक है, एक ही उच्चतम न्यायालय है, वो भी दिल्ली में। ठीक है, कब स्थापना हुई थी जो वर्तमान में है? 28 जनवरी 1950। वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी, याद रखिए। और ये पहले का था, बाद में ये तब्दील हो जाता है किसमें? उच्च न्यायालय के रूप में। और 1861 अधिनियम के तहत 1862 में कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और कोलकाता बस में नहीं, एक साथ 3 उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कोलकाता, फिर मुंबई, फिर चेन्नई, जिसे मद्रास कहते थे। तो 3 में एक साथ 1862 में स्थापना हुई थी। क्लियर है बात? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर होते थे ना, बंगाल के गवर्नर, अब बंगाल के गवर्नर को क्या कहने लगे? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोलने लगे। ये शब्द एक निकल के आया, ठीक है, कहने लगे।
बंगाल के पहले गवर्नर बस बोलते थे, अब बंगाल के वो गवर्नर जनरल हो गए। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? वारेन हेस्टिंग हुए 1774 में। बात क्लियर है? ये एक अधिनियम आया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ये पहला प्रभावी अधिनियम था। इसके बाद दूसरा अधिनियम देखते हैं, ठीक है। एक एक अधिनियम देखते चले जा रहे हैं, उनकी खासियत देखते चले जा रहे हैं, जो भी है जितनी, ठीक। इसके बाद कौन सा अधिनियम आया जो मुख्य रूप से लागू हुआ? ये 1784 में आया, जिसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ये मुख्य रूप से क्वेश्चन यहां से पूछता है। 1784 में एक अधिनियम आया जिसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड बनाए गए थे। कौन कौन से? ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो दो, ये कंट्रोलर एक नियंत्रक होता था और एक डायरेक्टर, ठीक है, निदेशक होता था, निर्देशक या निदेशक कहते हैं, तो एक ये होता था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक ये बोर्ड बनाया गया और एक डायरेक्टर बनाया गया, यानी बिजनेस को डायरेक्ट करने के लिए, कंपनी सही से चलाने के लिए ये। तो दो ये बोर्ड बनाए गए थे इसी एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। सीधे क्वेश्चन पूछता है, बताइए पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? 1784 एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, और इसी के थ्रू दो बनाए गए थे ये बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। एक तो सीधे कंट्रोल करते थे वहीं से, ब्रिटेन से ही कंट्रोल करते थे, ठीक है, और व्यापार की देखरेख जो करते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते थे, ठीक है। और जो कंपनी चलाएंगे तो उसको नियंत्रण करने वाले भी तो होना चाहिए, इस वजह से वो ब्रिटेन से कंट्रोल करते थे। तो दो बनाए गए थे इसमें। ये 1784 की बात है, ठीक है। दो भागों में विभाजित हुआ था, ये अधिकार दिया गया था यहाँ पर, ठीक। फिर इसके बाद एक और अधिनियम आता है, कौन सा? 1793, और यहाँ से शुरू होता है चार्टर्ड एक्ट। 1793 प्रथम चार्टर्ड एक्ट, इसे कहते हैं प्रथम चार्टर्ड एक्ट या ईस्ट इंडिया अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसी को बोला जाता है ईस्ट इंडिया अधिनियम। क्लियर है? ईस्ट इंडिया अधिनियम इसी को बोला जाता है। और इस 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट आया, उस समय ये बताइए यहाँ पर गवर्नर कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? हमने कहा कॉर्नवालिस थे, ठीक है, कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस के अंतिम दिन, यानी 86 से 93 तक कॉर्नवालिस शासन किए हैं, यहाँ बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उन्हीं के अंतिम दिनों में ये प्रथम चार्टर्ड एक्ट आया था 1793, ठीक है। कॉर्नवालिस भी अपने आप में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता, क्यों पूछा जाता है? ये सबसे ज़्यादा कॉर्नवालिस फेमस हुए किस लिए? स्थायी बंदोबस्त, सबसे ज़्यादा स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त इन्होंने चलाया था, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त को और क्या कहते हैं बताइए? स्थायी बंदोबस्त का एक और नाम है, ठीक है, हाँ, इस्तेमरारी व्यवस्था, इस्तेमरारी व्यवस्था। और बताइए, जमींदारी व्यवस्था, इसी को कहते हैं जमींदारी व्यवस्था। नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से कहेंगे हाँ भैया जमींदार, वो जमींदार हैं, इन्हीं की देन है जमींदार,
जमींदारी व्यवस्था। नाम सुना होगा लंबरदार, तो लंबरदारी व्यवस्था यही है, ठीक है, याद रखिए। इस्तेमरारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, यही जमींदारी व्यवस्था हो गई, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये किसकी देन है? इसके बहुत से नाम हैं, ठीक है। कार्नवालिस, और कार्नवालिस ने एक कौन सी सेवा शुरू की थी बताइए? सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। सिविल सेवा के जनक कौन माने जाते हैं? कार्नवालिस माने जाते हैं। सिविल सेवा जानते हैं, जो पढ़ते हैं कह देते हैं यूपीएससी करेंगे, ठीक है, यूपीएससी करेंगे, हम आईएएस बनेंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे। तो बहुत सी पदवी होती हैं उसके यूपीएससी के थ्रू, क्या? तो वही चीज है, सिविल सेवा के जनक कार्नवालिस को माना जाता है। ऐसा माना जाता है। पहले परीक्षा जो आईएएस की नहीं, पहले आईसीएस नाम था, तो परीक्षा होती थी लंदन में मात्र, ठीक है। यहाँ से भारत से कहाँ जाते थे? लंदन जाते थे, और वहीं पेपर होता था। अब तो बहुत अच्छा कि देने जाते हैं, कहीं इलाहाबाद हो गया सेंटर, तो कहीं दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, और लखनऊ हो गया, ऐसे सेंटर हो गए, बनारस हो गए, ये सेंटर जाते। पहले सेंटर सीधे लंदन जाता था, जाइए आईसीएस की परीक्षा देने, ठीक है, हाँ, घूमने को मिल जाता था, ये तो है, ठीक है। तो ये चीज इनकी देन। बाद में एक मुख्यालय यहाँ भी खोला, एक विभाग, और इलाहाबाद में, ठीक है। सबसे पहले इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद इस वजह से फेमस है, सिविल सेवा एक लंदन में परीक्षा होती थी, तो दूसरी इलाहाबाद में हो गई थी। भारत के प्रथम सिविल सेवा जो एग्जाम क्वालिफाई किए थे आईसीएस कौन थे बताइए? हाँ, टैगोर हैं, बताइए कौन? ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। फिर और भी, हाँ, सत्येंद्र नाथ टैगोर ही। फिर इसके बाद और भी व्यक्ति हैं, जैसे अरविंद घोष हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन्होंने भी ये परीक्षा पास की है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये इनकी देन है। कार्नवालिस के कोड की भी स्थापना, कोड उन्होंने बनाया था, तो ये चीजें हैं, ये कार्नवालिस की देन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया 1793। 1793 में ये थे। प्रथम चार्टर्ड एक्ट की खासियत क्या थी? इस अधिनियम की खासियत थी कि अब जो कंपनी की तरफ से अधिनियम बनेंगे ना, प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल पर, तो 20 वर्ष के लिए ये अधिनियम बन गया था। फिर 20 वर्ष के बाद अगला अधिनियम आएगा, ठीक है। स्थायी कर दिया कि 20 साल में एक कानून बनेगा। सही है, बात समझ में आ रही कि नहीं? एक अधिनियम ये बना, और फिर ये परिषद वगैरह थी, तो उसमें सदस्यों का भी किया कि कम ज़्यादा कितने होने चाहिए इसी एक्ट के तहत। और ये भी कहा गया कि जो नियुक्त हो जाते हैं ना ब्रिटेन से, या उस परिषद ने जो नियुक्त किए व्यक्तियों को यहाँ अधिकारी जो बनाया गया भारत में, अगर वो बिना बताए भारत से चले जाते हैं बाहर, कोई बिना बताए भारत से बाहर नहीं जाएगा, ऐसा कहा गया इस अधिनियम में। अगर कोई चले जाते हैं तो क्या किया जाएगा? उनका इस्तीफा माना जाएगा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, और जो कार्य कर रहे हैं अधिकारी वगैरह जो भी है, वेतन तो भारत के ही कोष से उन्हें वेतन दिया जाएगा। ये प्रावधान इसी में किया गया था। बात क्लियर है? ज्यादा कुछ खास नहीं है। अगला अधिनियम जो पढ़ने वाले हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं। 20 साल की बात कर रहे हैं, अगला अधिनियम कितने साल में आएगा? 20 वर्ष में आएगा। तो 20 कब? 20 जोड़िए इसमें, तो 1813, ठीक है। तो 1813 अब चार्टर्ड एक्ट, तो एक 1793 हो गया, और दूसरा चार्टर्ड एक्ट कौन सा हो गया? 1813 चार्टर्ड एक्ट, ये दूसरा नंबर का। तो 20 साल बाद हो गया ना, 20 साल बाद दूसरा आया। और ये चार्टर्ड एक्ट जो है एक 1793 हो गया, ठीक है। अब ये 1813 का चार्टर्ड एक्ट है, ये प्रथम हो गया, ठीक है, प्रथम चार्टर्ड एक्ट, ये द्वितीय हो गया। क्लियर? तो 1813 की खासियत क्या थी?
ईसाई मिस्त्रियों को भारत में आकर रहने का ठीक, और 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर व्यय, और कंपनी व्यापारी के अधिकार चीनी और टैक्स को समाप्त कर दिए गए। क्लियर। तो सबसे अहम मुद्दे पे आते हैं, जो कंपनी का व्यापार था ना, एकाधिकार को समाप्त करना। यहां पर 1813 चार्टर्ड एक्ट के तहत कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना, एकाधिकार को समाप्त करना। याद रखिए, समाप्त कर दिया गया कंपनी के एकाधिकार, जो एकाधिकार और कोई नहीं करेगा, यही करेंगे, ये एकाधिकार को समाप्त कर दिया यहां पर, ठीक है, 1813 चार्टर्ड एक्ट के तहत। लेकिन समाप्त तो किया, अभी भी एकाधिकार दिए थे सिर्फ 2 चीजों पे। एक क्या? एक तो चाय और दूसरी चीनी। लेकिन चीनी का मतलब खाने वाली चीनी ना समझिए। एक चाय पे एकाधिकार रहेगा, दूसरी चीनी पर, और चीनी का मतलब चाइना से है, ठीक है, चीनियों के साथ व्यापार। अब सही है ना, चाय और चीनी एक साथ बोल देते हैं। तो कंपनी का एकाधिकार अभी भी बरकरार रहा इस एक्ट के तहत, मात्र 2 चीजों में, बाकी सभी अधिकार समाप्त कर दिए। एक चाय और दूसरी चीनियों के साथ आप व्यापार करिए, चाइना के साथ व्यापार करिए, ये एकाधिकार है। बात क्लियर है? एक पहली चीज। दूसरी चीज, 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। शिक्षा पर खर्च। इस अधिनियम में कह दिया गया कि भारत में शिक्षा के मामले में विकास करना है, उसके लिए साल भर में 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। 1 लाख रुपए वार्षिक, लिख लीजिए, वार्षिक खर्च, ठीक है, वार्षिक रूप से शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। फिर इसी अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरी भी आए। क्या चीज? ये वाला नहीं, ये उस समय था, ये कंपनी के लिए था। अब तो अपना बजट खुद का आता है ना। नहीं, जो कंपनी होती है ना, वो कंपनी खुद करना पड़ता है, उनका अपने प्रॉफिट का करना पड़ता है। नहीं, वो एक अलग चीज है। देखिए, जो जैसी कंपनी होगी ना, अब 1 लाख क्या होता है साल भर में, वो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट करता है। हाँ, अब ये अलग चीज हर एक कंपनी करेगी भाई। जो कर्मचारी लगे होते हैं ना कंपनियों पर, अगर कर्मचारी लगेंगे तो उनके बच्चे रहते हैं ना, अब वो तो ध्यान नहीं दे पा रहे, वो तो पूरी तरीके से कंपनी में लगे हुए हैं, तो उनके बच्चों के लिए सुख सुविधाएं। कोई तो ऐसी कंपनी है कि अस्पताल की सेवा दे रही है, कि अस्पताल अलग से रहेगी, जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनको लिए। शिक्षा का भी प्रावधान कर दिया, शिक्षा पे जो खर्चा होता है उसका भुगतान करती है, ऐसी फैसिलिटी देती हैं। ये कंपनियों के ऊपर है कैसी कंपनी है। कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है तो बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, वो अभी भी देती हैं। उस समय 1 लाख रुपए ये पूरे भारत के लिए है। 1 लाख रुपए कुछ होते हैं क्या शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। ईसाई मिशनरियों का आना, ठीक है, तो यानी ईसाई मिशनरियों को कह दिया गया कि भाई आ जाओ और यहाँ पर ईसाई धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं। और ईसाई मिशनरी आए और भारत में प्रचार प्रसार करने लगे ईसाई धर्म का। और उन्होंने कहा, मतलब किस तरीके से किया भाई, जो गरीब हैं उनसे कहा कि भाई आप ये धर्म अपना लीजिए, हम रुपए दे रहे हैं। प्रलोभन दिया कई भांति प्रकार के, और नहीं तो कुछ लोगों ने तो शादी भी की, और फिर ईसाई इस प्रकार से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर करने लगे थे। ज़्यादातर ईसाई कहाँ पर पहुँचे, जो जनजाति क्षेत्र होती है ना, जो जनजाति क्षेत्र में वो कमज़ोर आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर रहते हैं, वो सोचते होते रुपए दे दीजिए तो ये धर्म, इसमें धर्म अपना लेंगे। इस प्रकार से उन्होंने किया भी, और इस वजह से जनजाति के लोगों ने क्या विद्रोह भी किए हैं। ऐसा नहीं विद्रोह नहीं हुआ, बहुत विद्रोह हुआ। उनकी कोई संस्कृति और उसके धार्मिक स्थिति, जो धार्मिक भावना है, उसको क्षति पहुंचेगी तो वो छोड़ेंगे क्या। तो इस वजह से विद्रोह भी हुए काफ़ी।
तो ये चीज़ें हैं इस ईसाई मिशनरियों का आना, और इसमें खुला इन्हें छूट दे दी गई कि आइए और ईसाई धर्म का प्रचार करिए। ये 1813 का चार्टर्ड एक्ट है। इसके बाद ठीक है 1833 देखते हैं, इसके बाद ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 53 तक चलेंगे, 2 और अधिनियम है, ठीक है, जो चार्टर्ड एक्ट ख़त्म करते हैं बस। तो ये चीज़ें हो गई 1813। 1813 के बाद 20 साल बाद फिर एक अधिनियम आया, कौन सा? 1833 चार्टर्ड एक्ट, ठीक है, ये भी चार्टर्ड एक्ट है, ये तीसरे नंबर का है। इस एक्ट के तहत क्या हुआ? कंपनी का जो एकाधिकार था ना पूरी तरीके से समाप्त। कौन से 2 अधिकार दिए थे ना, चाय और दूसरा चीनियों के साथ। चीनियों का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया इस एक्ट के तहत। क्लियर है? चाय और चीनियों का साथ जो व्यापार होता था ना, उस एकाधिकार को भी, कंपनी का एकाधिकार जो रहता था उसे भी समाप्त कर दिया। अभी 2 चीज़ें 13 के तहत समाप्त, मतलब सभी कर दिए गए थे, लेकिन 2 चीज़ों पर छूट थी इन्हें। अब 33 के तहत इन पे भी पाबंदी लगा दी गई। सही है? फिर इसके बाद 1833 एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था ना, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था, इस पद को क्या कर दिया गया? इस पद को एक नया नाम दिया गया और कह दिया गया भाई अब बंगाल सीमित नहीं, इसे बड़ा करिए, बंगाल नहीं, अब भारत का क्या हो जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। इस नाम को बंगाल की जगह अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन हुए? विलियम बेंटिंक हो गए, ठीक है। तो प्रथम भारत के गवर्नर जनरल जो हुए वो विलियम बेंटिंक हो गए, याद रखिए, ठीक है, ये प्रथम हो गए। और कब से? 1834 से हो गए, ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत फिर विधि आयोग की भी स्थापना होती है। लॉर्ड मैकाले एक सदस्य रहते हैं, उसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं। विधि आयोग की स्थापना आप लिख सकते हैं, विधि आयोग, ठीक है। विधि आयोग की स्थापना, विधि आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं मैकाले, और मैकाले वही मैकाले हैं, और यहीं से माना जाता है कि हमने अंग्रेजी सीखी है, ठीक है। ये इसी की देन है जो हम अंग्रेजी आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नहीं होते तो एक सब्जेक्ट हमारा कम होता, सही है ना। अंग्रेजी में जो मात खाते हैं तो इन्हीं की देन है, ठीक है। अब जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर होगी तो बताइए इन्हें दुआ देंगे क्या? ठीक है, इन्होंने अच्छा नहीं किया यहाँ पर, ठीक है, अंग्रेजी लाकर। तो ये चीज़ हो गई। तो ये विधि आयोग के अध्यक्ष मैकाले हुए, और इन्हीं को अंग्रेजी के यहाँ पश्चिमी अंग्रेजी को लाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है, मैकाले को। और इसके बाद आते हैं किस पे? 1853। ये हो गया, 1853 पे आ जाते हैं। 53 में कुछ खास है नहीं, बस 2 बातें और समझनी है। इस प्रकार से चार्टर्ड एक्ट हमारा समाप्त होता है। 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट आया, इसके तहत क्या हुआ? कह दिया गया हम कंपनी को कभी भी समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा फरमान आया, कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। यानी अब यहाँ से बात पता चली कि 1853 में इस चार्टर्ड एक्ट में यह कह दिया गया कि कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ तक किसने शासन किया भारत में? कंपनी ने शासन किया अभी तक,
क्लियर है। और इसके बाद 1857 की क्रांति होती है और ब्रिटिश सरकार को ये मौका मिल गया। देखिए कंपनी अलग है, ये व्यापारिक लोग थे। ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया कि भाई कंपनी आप लोग सही नहीं किए, तब तो भारत में विद्रोह हुआ है। 1857 की क्रांति हुई और इस वजह से कह दिया 1857 के बाद 58 में कि कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त किया जाता। अब हम करेंगे शासन। अब कौन करेगा? अब डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार करेगी, ब्रिटेन करेगी, अंग्रेज इंग्लैंड करेगी। अब उनकी सरकार जो वहाँ चलती है वो करेंगे, अब कंपनी नहीं करेगी। क्लियर है? अभी तक कंपनी रही। अब इसके बाद 1858 से अब ब्रिटिश सरकार का अधिकार कर लिया, वो शासन करने लगी। अभी तक सिर्फ कंपनी ही करती रही। ठीक है, तो ये कभी भी समाप्त किया जा सकता है। ये घोषणा कब हुई? 1853 के चार्टर्ड एक्ट के तहत, लेकिन समाप्त नहीं किया गया। याद रखिए, इस एक्ट के तहत ये कह दिया गया 1857 में एक क्रांति हुई और उस क्रांति के बाद मौका मिल गया और इसे समाप्त कर दिया गया। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है।